सम ऑफ द MCQs रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अगर आपको चाहिए कि इसका एक और पार्ट बनाऊँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, देखिए। Signal from fully developed fetus and placenta ultimate leads to parturition which requires the release of। देखिए, पार्चुरेशन का मतलब क्या है भैया, अपने को डिलीवरी करवानी है। तो इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब तक, फॉर एग्जांपल, कि ये फीमेल है, ठीक है, ठीक है, फीमेल है एंड इसके पेट में आ चुका है एक छोटा सा बेबी। सबसे पहले ये फीटस जो है ना, ये फीटस बोलेगा कि मम्मी मैं पूरी तरह से अभी डेवलप हो चुका है, आई वांट टू गो आउट। तो ये फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स देगा सबसे पहले ब्रेन की तरफ, हाइपोथैलेमस की तरफ। ठीक है बेटा, एंड इसके बाद वहां पे जो हाइपोथैलेमस है वहां से फिर एक और हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज नथिंग बट, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा भैया, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद ये यूटेराइन वॉल को फिर से बहुत बुरी तरह से अच्छे से, क्या बोल सकते हैं आप उसको, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन देगा एंड जिसकी वजह से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और बढ़ जाएगा, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेबी सिग्नल देता है मम्मी के हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता है बेटा कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन है। अब मुझे एक बात बताइए, फीटल पिट्यूटरी से निकलेगा या फिर मदर की पिट्यूटरी में से निकलेगा? ऑफ कोर्स मदर की पिट्यूटरी में से निकलेगा ऑक्सीटोसिन, वो भी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। उसको बनाएगा कौन, हाइपोथैलेमस, है ना बेटा। ठीक है, तो इतना इजी एमसीक्यू है ये। 2000 जब ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करती थी ना, तो 2010 में आ चुका एमसीक्यू है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इट इज सेइंग, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी। स्नेहा सिद्धाम, कैन यू आंसर दिस? क्या? इनफंडिबुलम। यस बेटा, आपको पता है ना, अगर आप एनसीईआरटी में भी, अभी मेरे साथ ही एवरीवन हैव एनसीईआरटी विथ यू, कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है ना, ये आपको पता है बेटा फेलोपियन ट्यूब है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये होता है इस्थमस। इसके बाजू वाला जो ये वाला रीजन होता है बेटा, ये एम्पुला होता है। एंड जो सबसे पास होता है ना, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो होता है बेटा इनफंडिबुलम। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो ओवरी के सबसे पास है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा ये ओवरी हो गई। ये क्या है आपकी, ये है ओवरी। ठीक है, ये ओवरी के सबसे पहले पास ना इस्थमस है ना एम्पुला है, यहाँ पे सबसे पास है बेटा इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में भी इस चीज को देख सकते हैं। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज इनफंडिबुलम, है ना बेटा। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, विनीत आया क्या बेटा? विनीत आया है? विनीत, कैन यू अटेम्प्ट 43? तरुल, विनीत, एनी ऑफ द टू अटेम्प्ट 43? आर यू देयर? देखिए बेटा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इज करेक्ट। देखिए आपको पता है बेटा मोरूला क्या है, 8 या फिर 16 सेल स्टेज है, मतलब यहाँ पे 8 से 16 सेल स्टेज हो जाती है। लेकिन आपको पता है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन है, जिसका नाम है बेटा क्लीवेज। एंड क्लीवेज में एक स्पेशलिटी है बेटा कि इसका साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ता, हाँ इसका डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार हो रहा है यहाँ पे, लेकिन साइटोप्लाज्म साइज ऑफ द सेल सेम है। वेरी क्लियर, सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वली इन क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अनक्लीव जाइगोट बट मच मोर डीएनए। डीएनए ज्यादा क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार हो रहा है, साइटोप्लाज्म कंटेंट तो सेम ही है। जैसे मैं बोलूं कि ये था फर्स्ट सेल स्टेज, ठीक है, इसके बाद थोड़ी देर के आप बाद देखेंगे उसी साइज का 2 सेल स्टेज मिलेंगे आपको,
फिर उसी थोड़ी देर के बाद सेम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में 1 2 3 4 न्यूक्लियस बन गए। थोड़ी देर के बाद सेम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगे। साइटोप्लाज्म का कंटेंट सेम है, लेकिन जो उसका डीएनए का कंटेंट है वो बढ़ रहा है। वेरी क्लियर, ठीक है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है बेटा, बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं आपको ये पूरी शीट भेज दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से वो नहीं बनता है सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कोई है जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा मेरे लिए? ठीक है, कौन फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, बोलो। पढ़ो बेटा, टेक योर टाइम, कोई जरूरत नहीं, सभी लोग पढ़िए, ऐसा नहीं कि उसी को पूछ रहा हूँ, सभी लोग ट्राई टू अटेम्प्ट इट। टेक योर टाइम बेटा, कोई जरूरत ये नहीं है। ए, नहीं बेटा, ए नहीं है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या बोल रहा है, एक्रोजोम हैज कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर। अब आपको पता है बेटा, ये जो स्पर्म है, स्पर्म का ये जो एंड वाला पार्ट है, इसको अपन एक्रोजोमल कैप बोलते हैं। इस एक्रोजोमल कैप में इसका स्ट्रक्चर पॉइंटेड होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा है। इसमें आपको पता है बेटा, लाइसिन एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसके अंदर होते हैं स्पर्म लाइसिन नाम के एंजाइम्स, जो कि हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन में। वेरी क्लियर। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के एंजाइम है। इसमें एक इम्पोर्टेंट एंजाइम आपने सुना होगा बेटा, इसके अंदर होता है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, लाइसिन, इस तरह के अलग अलग एंजाइम इस एक्रोजोमल कैप में होते हैं, और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं स्पर्म लाइसिन्स। इसमें बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स है, जैसे इसमें आएगा बेटा कोरोना रेडिएटा लाइसिंग एंजाइम, फिर उसका बाद जोना पेलिसोडा लाइसिंग एंजाइम, फिर उसको ओवम को पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम हाइलुरोनिडेज। ये सारे एंजाइम इस स्पर्म लाइसिन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एक्रोजोमल कैप में होता है। ये पेनिट्रेट इस वजह से नहीं कर पाता है कि ये पॉइंटेड और नोकीला है करके, बल्कि इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि ओवम की जो कैप होती है बेटा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करेंगे। वेरी क्लियर, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर बिकम्स दिस बी। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? बी। द स्पर्म लाइसिन इन एक्रोजोमल कैप डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, है ना बेटा, ये सही है कि नहीं? बाकी दूसरे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इर्रेलेवेंट है ना। चलिए, तो बहुत इजी है ये चैप्टर, भी बहुत ज्यादा इजी है बेटा। मैं आपको एक बात बता दूं, 12th के सारे चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। शशांक को ऐड किया है बेटा मैंने, शशांक को ऐड कर लिया है, ठीक है। शशांक इज देयर ना? शशांक, आर यू देयर? मस्ती मत करना, मैं तो को फोट डालूंगा मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ऑकर्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ओवम होता है वो अपना सेकेंडरी मैचुरेशन कब ये करता है कंप्लीट, मतलब मियोसिस 1 तो हो गया, मियोसिस 2 कब खत्म करेगा? तो इसका आंसर है बेटा बी, until the ovum has penetrated the sperm, ठीक है। ओवम, फॉर एग्जांपल ये ओवम है बेटा, एंड इसके अंदर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन तक नहीं रुकना है अपने को, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इसके अंदर इसका सेंट्रियोल चला गया, एंड कौन सा, एक और कौन सी चीज चली गई बेटा, इसके अंदर चली गई उसका न्यूक्लियस। ये दो चीजें भी चली गई ना, तो पटाक से ओवम क्या करता है, इसका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसका यूज करके अपना सेकेंडरी डिवीजन, मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। जरूरी नहीं है, देखिए आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकता है बेटा इसमें। अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज फ्यूज्ड विद द ओवम, ये ऑप्शन इतना सही नहीं है, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि अनलेस एंड अंटिल, देखिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये एक ओवम है, यहां से अभी अभी एक स्पर्म आया, स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर डाल दिया, तो जब तक इसका न्यूक्लियस ओवम के जो न्यूक्लियस है उसके साथ नहीं मिलता,
तब तक क्या वो सेकेंडरी डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाएगी? नहीं, इस चीज की जरूरत ही नहीं है। इस ओवम को मेनली उसका क्या चाहिए? मेनली उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चाहिए। एंड स्पर्म जब एंट्री करता है बेटा, तो वो दो चीजें ही अंदर डालता है अपनी, ठीक है? पूरा का पूरा स्पर्म कभी भी अंदर नहीं जाता है, वो दो चीजें अंदर डालता है। नंबर एक वो डालता है बेटा न्यूक्लियस, एंड नंबर दो वो डालता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये दो ही चीजें ओवम के अंदर जाती है। तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस से फ्यूजन होना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, अगर ओवम को उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मिल जाएगा ना, तब भी वो काम चल जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बेटा? अंटिल ओवम हैज पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखिए। इन ग्राफियन फॉलिकल की तो बात ही नहीं है, ठीक है? ग्राफियन फॉलिकल की बात नहीं है बेटा। इन फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, ये इररिलेवेंट है, ये तो कब का हो चुका है, ठीक है? अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज फ्यूज्ड विद द ओवम, ये भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है? शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू फैलोपियन ट्यूब, वो अपना फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करते बराबर सेकेंडरी डिवीजन कंप्लीट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास एक ऑर्गेनेली नहीं है। एंड उस ऑर्गेनेली का नाम है बेटा सेंट्रियोल। एंड ये सेंट्रियोल किसका यूज करती है? ये सेंट्रियोल यूज करती है मेल स्पर्म का, ठीक है? वो भी कौन सा सेंट्रियोल? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स सेकंड, है ना? ठीक है, चलिए, ये मैं आपको पूरी शीट भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है? बहुत इजी है। चलिए, ओके, चलिए, तो सभी को दिखाई दे रहा है, आई होप। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपियरेंस ऑफ द हेयर इन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? बताइए इसका आंसर क्या है? एनीवन जिसने अच्छे से पढ़ा है, अगर किसी के पास शीट होगी या किसको पता है, बताइए। कौन सा? फिफ्थ मंथ? कौन सा? फिफ्थ मंथ, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि इसका आंसर फिफ्थ मंथ आएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे पता है क्या होता है? आई लैश, आईब्रो, फिंगरप्रिंट्स बनना, बच्चे की ग्रिप पावर आना, हेयर ग्रो होना, ये सारी चीजें आप ऐसे बोल सकते हो बेटा 20th वीक में होती है। 16 to 20 वीक में होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो 5वें महीने के आसपास, 4.5 या 5 महीने का जो बच्चा है, इसमें हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो मोर करेक्ट ऑप्शन में बता देता हूँ बेटा, इसका फिफ्थ मंथ रहेगा, ठीक है। अच्छा, आपको मिला है कि नहीं? वीक 1 में क्या होता है? वीक 1 में क्लीवेज, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, 7th डे पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 1 जून को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया हो, तो उसका इम्प्लांटेशन होगा 7 जून को, ये पता है ना बेटा? तो इम्प्लांटेशन के लिए प्रॉपरली 7 दिन लगते हैं अपने को, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वीक में गैस्ट्रुलेशन होता है बेटा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मेशन होता है। वीक 3 में बिगनिंग ऑफ बैकबोन फॉर्मेशन होता है। वीक 4 में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, गट, एम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है। मतलब आप बोल सकते हो 1 महीने का, वीक 4 मतलब 1 महीना, 1 महीने के बेबी में हार्ट डेवलप हो चुका है एंड वो धक धक करना शुरू कर चुका है, ठीक है बेटा। वीक 5 मतलब आप ऐसे बोल सकते हो दूसरा महीना, उसमें ब्रेन ग्रोथ हो चुकी है, लिम्ब्स बड आ चुकी है, ठीक है। ट्यूब लाइक हार्ट अच्छे से पंप करना चालू हो जाता है एंड स्टेथोस्कोप से सुना भी जाता है, ठीक है। वीक 6 में आईज एंड ईयर फॉर्मेशन होता है बेटा। वीक 7 में ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, फेस, माउथ, टंग, इन सारी चीजों का डेवलप होता है। इसी तरह करते करते 28th वीक तक ये सारी चीजें चलती है बेटा। वीक 20 में हेयर ग्रो, आई लैशेस, ब्रो, आईब्रोज एंड फिंगरप्रिंट्स होती है। वीक 20 मतलब फिफ्थ मंथ हो गया, है ना? 4 पंचे 20 ना भैया, इसीलिए ये होगा बेटा फिफ्थ मंथ में उसकी जो आईब्रोज है या आई लैशेज है वो आ जाती है। हेयर ऑन द हेड ये भी आ जाता है बेटा, है ना? चलिए, तो 40 हो चुका है। चलिए अपन इसके बाद का एमसीक्यू देखते हैं। देखिए, ये एमसीक्यू इसलिए करा रहा हूँ ना कि मेरे को ऐसा लगता है ना इसमें से कुछ ना कुछ आएगा जरूर इस वाली एग्जाम में, ठीक है। एंड मैं मेरा फेवरेट जो पार्ट होता है ना किसी भी बुक में, वो होता है बेटा लास्ट ईयर के एमसीक्यू। क्योंकि अनलिमिटेड एमसीक्यू अवेलेबल है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन ढूंढना है कि जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, है ना? तो इस हिसाब से आपके जो लास्ट ईयर के एमसीक्यू है, जो आपके पास शीट वगैरह है, उसमें देखिए कि
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में किस तरह के एमसीक्यू आ चुके हैं। उसके बाद अपना जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बेटा, इसमें किस तरह के एमसीक्यू आ चुके हैं ना। तो वो आपको एक प्रॉपर गाइड देता है कि यार किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 कोई बताइए बेटा प्लीज मुझे। एनीवन? पूर्वा तो होगा रहेगा तिथे तरुल। अच्छा, तरुल ने बताया। हम्म, चलिए बेटा, कितना इजी एमसीक्यू है देखिए फिर से। क्या बोल रहा है कि लीडिंग सेल्स आर, सॉरी क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है रे बाबा। लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन द बॉडी आर सीक्रेटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन। ये तो क्वेश्चन आ चुका था शायद यार, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि एलएच हार्मोन जो है वो काम करता है लीडिंग सेल्स पे। किस पे काम करता है? वो काम करता है बेटा लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स का अल्टरनेट नाम बताइए। लीडिंग सेल्स का अल्टरनेट नाम बताइए तरुल। व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ लीडिंग सेल्स? लीडिंग सेल्स का अल्टरनेट नाम बता। यस, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो एल एच काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है लीडिंग सेल्स पे, और ये एक हार्मोन बनाता है बेटा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, एंड टेस्टोस्टेरॉन इज एंड्रोजन। एंड्रोजन आर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लीडिंग सेल्स है ये किसको प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन। यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया होता टेस्टोस्टेरॉन तो वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होता था, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन नहीं दिया है इसलिए अपने को एंड्रोजन से काम चलाना पड़ रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए बेटा, इसका आंसर क्या रहेगा। इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। शायद अपन ये डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, आस्था कोइटे is Astha Kuite there? Take your time, take 1 minute, कोई जल्दी नहीं। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के अमाउंट ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स को असेस्ट किया जाए तो अपने को क्या चीज मिलती है? क्या उसके ब्लड में चीजें हो सकती है या गड़बड़ हो सकती है? बोलिए, बोलो बेटा। डी, डी फॉर दिल्ली, आर यू श्योर? डी फॉर दिल्ली। द आंसर इज, द आंसर इज करेक्ट डी। ठीक है, क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि ये जो ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन है ये ब्लड में सर्कुलेट करते रहता है, एंड जिसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, एंड अच्छा मुझे एक बात बताइए, एचसीजी को रिलीज कौन करता है बेटा? एचसीजी इज रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा, है ना। विच आर द फोर हार्मोन स्पेसिफिक इन प्रेगनेंसी? एचसीजी, एचपीएल, ठीक है ना, रिलैक्सिन, इसके बाद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 कौन बताएगा? तरुल को छोड़ के वही बता देगा, नहीं तो सारे। तरुल को छोड़ के बताओ। विनीत आया क्या भैया? श्रावणी, बोलो बेटा। ए, किसने बोला ए? हुज आंसर इज ए? आंसर किसने दिया है ये वाला अभी जो दिया है? स्नेहा, तुमने दिया क्या बेटा? तो फिर किसने दिया आंसर? देखिए, सबसे पहले ये बात क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 अच्छे से देखिए। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है बेटा
कि ये जो सिग्नल है ये सबसे पहले प्लेसेंटा देने वाला है, ठीक है, प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। मैंने अब भी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे ही बच्चा फुल्ली फॉर्म हो जाता है तो वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देता है बेटा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस बोलता है अच्छा तू फुल्ली तरह फॉर्म हो चुका है क्या, ठीक है, मैं एक और हार्मोन रिलीज करता हूं तेरे पास, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद वीगरस कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं प्लेसेंटा में, फिर से ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देता है, फिर से हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इस तरह से इनिशिएट तो लेकिन भैया किसने किया है, फीटस ने किया है। वेरी क्लियर बेटा, तो याद रखेंगे, कभी कभी ये बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि सबसे पहले फीटस ने, बच्चे ने बोला कि मैं पूरी तरह तैयार हूं, तब जाके हाइपोथैलेमस बोलता है अच्छा तू पूरी तरह तैयार है, अब मैं जाके ऑक्सीटोसिन रिलीज करूंगा। फिर ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्स जाता है, फिर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इस तरह से वो, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये पूरा आप ऐसे बोल सकते हो, किसी किसी फीमेल में ये 1 घंटा चलता है, किसी में 2 घंटा चलता है, किसी किसी फीमेल में 5-5 घंटे तक। इफ शी इज अनेबल टू पुश तो बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजर की जा सकती है, जैसे वैक्यूम कप लगाना एंड फिर ये करना। और अगर बहुत ही ज्यादा अगर माँ थक जाए, कंटिन्यूसली 3 घंटे से या 2.5 घंटे से पुश कर रही है, बहुत ज्यादा थक चुकी है, तो फिर सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है, बिकॉज शी इज नॉट अनेबल टू डिलीवर द बेबी नॉर्मली। तो सी शेप में कट किया जा सकता है उसके बेली के नीचे वाले रीजन में। आई हैव सीन दिस प्रोसीजर। तो सी शेप में कट करते हैं एंड बच्चे को बाहर निकाला जाता है बेटा, ठीक है। वो लेकिन तब तब पॉसिबल है बेटा कि जब माँ बहुत ही ज्यादा थक जाता है एंड शी इज अनेबल टू पुश। इवन देयर आर केसेस के जहाँ पे मतलब मेरे एक फ्रेंड्स जो है, मेरी एक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, वो बोलती है कि अगर बहुत ही हेल्दी बेबी है, नॉर्मली जो बेबीज होते हैं वो 2.5 किलो या 3 किलो की रेंज में रहते हैं, उससे भी कम अंडर नरिश्ड है तो। लेकिन अगर कुछ बेबीज जो होते हैं बोले कि जो थोड़ा 4 किलो या 5 किलो की रेंज में होते हैं बोले, जो बहुत ही हेल्दी बेबी होते हैं, उसमें वजाइनल ओरिफिस उतना ज़्यादा झेल नहीं पाती है। तो इन केसेस में डॉक्टर सजेस्ट कि प्लीज़ आप सिज़ेरियन कर लीजिए, क्योंकि मदर भी बहुत ज़्यादा थक जाती है एंड उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। एंड ऐसी सिचुएशन में बहुत देर तक रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड दैट मे बी डेंजरस फॉर द मदर एज़ वेल एज़ बेबी, ठीक है? चलिए, तो इसका रिफ्लेक्स कहाँ से चालू हुआ भैया? इसका तो चालू हुआ है फुल्ली डेवलप्ड फीटस ने चालू किया इसका, ठीक है? रिफ्लेक्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्लीज एनीवन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू द वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। तो मैमेलियन स्पर्म से रिलेटेड कौन सी चीज है कि जो गलत दी हुई है, ठीक है। ए बाबा, गलत पूछा रे। सी। स्पर्म इज वायबल ऑन फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए बेटा। देखो, survival of the sperm depends on the pH of medium and it's active in alkaline medium। ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अपने को फॉल्स पूछा है, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। नहीं बेटा, देखिए, ये मोटाइल होगा। ये मोटिलिटी किस चीज को डिटरमाइन करती है कि वो फर्टिलाइज कर पाएगा या नहीं। लेकिन अगर आप एक स्पर्म को वजाइनल ट्रैक में कहीं पे भी रख दोगे, तब भी वो 2-3 दिन तक जिंदा रहता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि वो 5 दिनों तक जिंदा रहता है वजाइनल ट्रैक में। बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि अगर वो यूरेथ्रा में फंस जाए, यूरेथ्रल मियाटस में भी फंस जाए, तब भी वो जिंदा रह सकता है। तो मोटिलिटी से उसके सर्वाइवल का कुछ लेना देना नहीं है, मोटिलिटी से उसके फर्टिलाइजेशन का लेना देना है। क्योंकि अगर एक जो स्पर्म है वो मोटाइल नहीं है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जिंदा तो रह सकता है, ठीक है बेटा। तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लग रहा है। स्पर्म मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा।
या थिक सस्पेंशन उनको लगता है, तभी जाके वो बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है? एंड ऐसी कंडीशन उनको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी मिल गई ना, तब भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है? स्पर्म आर वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली यही दिया हुआ है। बहुत सारी बुक में पता है क्या बेटा, इसको 12 घंटे बोला है, 12 आवर्स। वायबल का मतलब क्या होता है रे भाई? वायबिलिटी का मतलब जिंदा या पावर ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, वायबल जिंदा तो वो बहुत दिनों तक रहता है। आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, इवन फीमेल जेनाइटल ट्रैक में वो 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। किसी किसी बुक में बोला है कि वो 2 दिनों तक या 5 दिनों तक भी जिंदा रहता है, लेकिन वो 24 घंटों तक ही जिंदा नहीं रह सकता है। वो सिर्फ उसकी जो फर्टिलाइजिंग पावर है वो 24 घंटा है, लेकिन वो जिंदा रह सकता है 3 दिन 4 दिन भी, है ना बेटा? इस हिसाब से ए आंसर सही है। स्टिल एक बार इसको अपन जरूर क्रॉस चेक करेंगे बेटा, है ना? ठीक है, चलो इसका आंसर ए रहेगा बेटा फॉर श्योर। इसका आंसर इसमें भी वही दिया है। निशिका इतना देर से क्यों आई रे भाई? अभी ज्वाइन हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोलिए बेटा। यू वांट टू कंटिन्यू टिल 1 और यू वांट मी टू एंड अप द सेशन? करना है पूरा बेटा? ओके, एक 2 मिनट का अपन ब्रेक ले लेंगे फिर अभी, ठीक है? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बता ही दीजिए, ठीक है? अच्छा, ये 25 हो गया, क्या था क्या? 25 बता दीजिए, ठीक है? 25 बताइए। क्या बोल रहा है निशिका? आ गई बहन, बता बेटा। द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। अगर फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स आया तो वो किस चीज को ट्रिगर करता है? क्वेश्चन नंबर 25। बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली। हाँ बोल रही है, नहीं बोल रही है? सही है, ठीक है, देखिए। हाँ, डी सही सही, ठीक है, थैंक यू निशिका, आंसर की तूने। देखिए बहुत इजी चीज है बेटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। मैंने अभी बोला कि ये जो फीटस है फटाक से सिग्नल देता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हुआ हूं, तब जाके मैटरनल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका हाइपोथैलेमस बेटा। तो वो क्या करता है, जो मैटरनल ऑक्सीटोसिन है, मैटरनल पिट्यूटरी है, उसको जाके सिग्नल देता है, तब जाके अपने को पता चलता है कि हाँ रिलीज होने का है, ठीक है? तो इसका आंसर डी रहेगा फॉर श्योर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, कौन बताएगा? वुमन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर। Choose the correct answer regarding to sex determination due to genetical makeup of the particular sperm with fertile. हाँ, सही है। The answer will be B for Bombay. Okay, चलो ठीक है। The due to genetic makeup of the particular sperm which fertilizes the egg. ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म है, कंटिन्यूसली देर आर मिलियन ऑफ स्पर्म। इसमें से फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, इसमें से जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा या जिसकी ताकत होगी सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की, फॉर एग्जाम्पल वो एक्स वाला है, तो यही जाके फर्टिलाइज करेगा। एंड फिर आने वाली जो लड़की होगी वो लड़की होगी, मतलब जो आने वाला बच्चा है वो लड़की होगी। इन चारों में से जो ज्यादा सबसे स्पीड भाग पाएगा, जिसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वो जीत जाएगा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप सभी लोग विनर बन के आए हैं। जब आप पैदा हुए थे बेटा, आपके साथ मिलियंस ऑफ स्पर्म के साथ आपने रेस लगाई थी एंड उसमें से आप सिलेक्ट हुए थे, तब जाके आप पैदा हुए हो, नहीं तो आप पैदा नहीं हुए रहते, ठीक है? चलिए, तो विद दैट सेड मैं अभी 24 तक पहुंचा हूं बेटा, इसका आंसर बी था। अपन जो क्वेश्चन 23 रिमेनिंग है स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? सभी को सुनाई दे रहा है, ठीक है? सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इन रिच इन, ठीक है? सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब क्या है बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब है सीमेन, ठीक है? तो ये जो सीमेन होता है, जो व्हाइटिश कलर का फ्लूइड निकलता है मेल सेक्स ऑर्गन से, वो किस चीज में रिच होता है, ये बात बोल रहा है, ठीक है?
ये हुआ था क्या क्वेश्चन? नहीं हुआ था ना बेटा? नहीं हुआ था ना ये? ये हुआ था क्या तरुल? ये हुआ था, नहीं हुआ था ना? ओके, ठीक है। देखिए, तो सीमेन आपको पता है बेटा, मैंने आपको पहले ही एक बात बताया था, कुछ हो ना हो, फ्रुक्टोज़ ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेप केसेज़ होते हैं, फीमेल्स के ऊपर रेप केसेज़ वगैरह होते हैं, तो इसमें उनके जेनाइटल वाले एरिया से फ्रुक्टोज़ ज़रूर निकाला जाता है, कि फ्रुक्टोज़ टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं ना, तो फ्रुक्टोज़ एंड कैल्शियम, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बेटा, कि जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से ली जाती है व्हाइल डिटेक्टिंग वेदर शी इज़ बीन अंडर रेप और नॉट, ठीक है? तो रेप केसेस में फ्रुक्टोज टेस्ट करते हैं, तो फ्रुक्टोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड कैल्शियम, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ओके? ठीक है? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आता है बेटा, देखिए क्या बोल रहा है, वाजा इफ्रेंशिया आर द डक्टलेस्ट लीडिंग फ्रॉम, तो एनसीईआरटी एवरीवन, सभी लोग एनसीईआरटी निकालिए बेटा, सभी लोग। ये क्वेश्चन आपका डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38 के लिए पेज नंबर 43 निकालिए। क्या बोल रहा है कि ये जो वाजा इफ्रेंशिया है ना, वो किन 2 चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि किसको, कोई कोई देना चाहेगा बेटा इसका आंसर? हुँ? बी, यस। देखिए, ये आपको पता है बेटा कि ये टेस्टिस है, वहाँ से थोड़ी बहुत रेटे टेस्टिस निकलती है, रेटे टेस्टिस से ये निकलता है भैया वाजा एफरेंशिया, एंड वो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है बेटा वाज, किसको जोड़ता है रे बाबा? यस, वाजा इफ्रेंशिया वाज डिफरेंस को जोड़ता है। इसके थोड़ी देर के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे, ये वाज डिफरेंस चालू हो गया। तो ये वाज डिफरेंस है, ये वाला पार्ट, एंड ये वाला जो है बेटा, ये रेटे टेस्टिस है। इन दोनों को के बीच में ये वाला जो कनेक्शन है बेटा, ये वाजा इफ्रेंशिया है। पेज नंबर 43 पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में आपको मिल जाएगा बेटा ये, है ना? तो इन दोनों को जोड़ता है वाजा इफ्रेंशिया, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है? 37 देखते हैं। सर्टोरी सेल्स आर फाउंड इन, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सर्टोरी सेल्स आर फाउंड इन, यस, ये तो सही है। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, एफएसएच, एस, ये काम करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे, और ये बनाते हैं स्पर्म। समझा क्या? क्या समझा? ठीक है, देखिए देखिए, एफएसएच, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं, एंड क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। तो 4s फॉर्मूला है ये। क्या एस फॉर्मूला है? 4s फॉर्मूला, ठीक है? एस एफएसएच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जैक्टली अपोजिट मैंने आपको बताया था एलएच, एलएच क्या करता है? ये लीडिंग सेल्स पे काम करता है, एंड एक हार्मोन बनाता है बेटा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? तो यही बात याद रखने वाली है, क्रिस्टल क्लियर। और ये 4s फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है। देयरफॉर 37 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, है ना? ठीक है, इजी है, बहुत बहुत इजी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, बोलो रे बच्चा लोग, कौन बोलेगा इसका आंसर? आदिति ने कोई आंसर दिया है क्या? आदिति, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल? यस, 14th डे। आपको पता है बेटा कि ये 14th डे पे ही मेनली ओव्यूलेशन होता है, जिसको अपन एलएच सर्ज बोलते हैं। एक बात याद रखेंगे, एलएच सर्ज के टाइम पे ऐसा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन तो है एलएच, कि जो ओव्यूलेशन में काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एफएसएच की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में देखिए एफएसएच का लेवल भी ऐसा बढ़ा हुआ है, इसके बाद एलएच का भी बढ़ा हुआ है बेटा, एंड ईस्ट्रोजन का भी बढ़ा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तीनों हार्मोन सबसे ज्यादा लगते हैं एलएच सर्ज में, एंड सबसे ज्यादा लगता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, बोलिए, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम? बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर 35?
एनीवन एल्स? तरुल के अलावा कोई और प्लीज आंसर दीजिए। स्नेहा सिदाम, पूर्वा तोगावकर, श्रावणी पिसे। ए बरोबर है। देखिए बेटा, यस, बिल्कुल सही है तरुल, वेरी गुड। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्कोर 720 आउट ऑफ 720। यार आप में सही में बहुत पोटेंशियल है, दिल पे ठान लिया ना तुम लोगों ने, बिल्कुल 110% कर सकते हो बेटा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन व्हेन स्पर्म रीच टू ओवम, जब एक स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है तो सबसे पहले क्या होता है, तो आपको पता है बेटा कि इसकी जो ये एक्रोजोमल कैप है, एक्रोजोमल कैप में बहुत सारे स्पर्म लाइसिन नाम के एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, ज़ोना पैलिसुडा के थ्रू, कोरोना रेडिएटा के थ्रू एंटर करते हैं थ्रू ओवम। क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये जो ओवम होता है इसमें 3 उसकी कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, फिर उसके अंदर की होती है ज़ोना पैलिसुडा, है ना? एंड उसके अंदर पेरीवाइटेलाइन स्पेस होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम रहती है। तो इतनी सारी लेयर्स को क्रॉस करके जो स्पर्म है वो एंटर करता है इनसाइड, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बेटा फॉर श्योर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, बहुत इजी डायग्रामेटिकली है, लेकिन इसका क्वेश्चन कहाँ है? चलो ठीक है, लेबलिंग ही बोल रहा है शायद। 34 बताइए, क्या लगता है लेबलिंग? ये तो मुझे पता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो 3 वाला पार्ट है, ये क्या होगा बेटा? बी सही आंसर है, क्योंकि थर्ड जो है वो इनफंडिपुलम है। हाँ, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, फोर्थ से रिप्रेजेंट कर रहा है वो, फोर्थ इज फिम्ब्रिए, तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड जो फिफ्थ ये वाला पार्ट है वो सर्विक्स वाला पार्ट है ना? दैट्स व्हाई द आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना? चलिए 25th, एक सेकेंड देखता हूँ उसके बाद क्या था। ठीक है, 19 से देखते हैं बेटा। ठीक है, जो रैंडम मुझे बता दीजिएगा कि मैंने कुछ कर दिया था क्या ये क्वेश्चन पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए बेटा। निशिका बता, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिंग एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। ये तो हो गया था रे, हो गया था क्या? नहीं, नहीं हुआ था, बोलिए। नहीं हो गया था शायद। सी होगा ना बेटा इसका आंसर, सी सी। सी मैंने बताया था ना, एचसीजी क्या करता है, एचसीजी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है, ये तो हो गया था। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, ये हो गया था शायद 20। चलिए बताइए। स्नेहा सिदाम, आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। बहन थोड़ा नेटवर्क में जाइए। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, क्या बोल रहे हैं? पूर्वा तोहगांवकर बता, कैसे? यस, यस, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो आपको पता है, एक डायग्राम में आपको ना इसका रिवर्स में बता देता हूँ बेटा, ठीक है। इस डायग्राम को जरूर याद रखिए। ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ये हो गया सेकेंडरी, ये टर्शरी, ये हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें से जो हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलीज होता है, वो होता है बेटा ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो रीजन है, यहाँ से ओवम निकल चुका है, ओवुलेशन हो चुका है। तो ओवुलेशन आपको पता है कौन से हार्मोन के अंडर काम करता है, एलएच, ठीक है। अब ये जो है ग्राफियन फॉलिकल काय में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम, एंड इस कॉर्पस ल्यूटियम में से निकलता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है तब ईस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन के लिए एलएच, एंड जब ये कॉर्पस ल्यूटियम में बनता है बेटा तब वो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना? तो बहुत इजी आंसर रहेगा बेटा इसका आंसर, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ये वाला रीजन, ठीक है। इसको एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं, जो मैंने अभी अभी डायग्राम बनाया था ना उसको फिर से एक बार यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये वाला जो है, दिस पार्ट इज ईस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ से लेके ये वाले पार्ट में सबसे ज्यादा हार्मोन का काम रहेगा एलएच, ठीक है।
ये वाले इसमें ईस्ट्रोजन, ये वाले इसमें LH, एंड ये वाला जो पार्ट है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में बन चुका है बेटा, यहाँ से निकलेगा एक हार्मोन जो कि है प्रोजेस्टेरॉन, है ना? ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए। ओके, 20 ये हो गए थे ना, ये भी हो गया था बेटा। क्या बचा था फिर? स्टार्टिंग के MCQ बचे हैं क्या कुछ? चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 33 को भी देख लेते हैं बेटा, खत्म करते हैं इसको, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन आने वाला है फॉर श्योर। बताइए। In the testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for. क्यों इसको आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखते हैं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अगर बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इनका 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, मतलब 34 के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई तो दैट कैन लीड टू, क्या हो सकता है? दैट कैन लीड टू जेनेटिकल चेंजेस इन DNA, है ना? यस, म्यूटेशन चेंजेस हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए अच्छा, और मैंने आपको एक और बात बताई थी बेटा, व्हेल और जो अपना एलिफेंट है इसका जो स्क्रोटल जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में ही होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है ना? ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर, इफ फॉर सम रीजन वाजा एफरेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम। बहुत इंटरेस्टिंग MCQ, गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। बोलो। if some if for some reason some vasa efferents, श्योर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए बेटा, आपको दिखाई देगा ये जो वाजा इफरेंशिया है वो दो चीजों को जोड़ रहा है। नंबर एक, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। मिला क्या रे बाबा सभी लोगों को? ओके, द आंसर बिकम्स ए, है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद द सीक्रेटरी फेज। यस, ये तो अब शायद इसमें ही आ गया था। मैं आपको बता दूं बेटा कि मोस्टली ये जो MCQ है ना, अभी आप देखेंगे ये सारे के सारे MCQ आपके एग्जाम में आए थे अभी अभी। द सीक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंसुरेशन। सीक्रेटरी फेज आपको पता है बेटा 13 दिनों का होता है, याद है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज फ्रॉम ल्यूटियल फेज लास्ट अबाउट 13 days। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। एनसीईआरटी में भी दिया है बेटा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की में देखेंगे ना तो आपको मिलेगा जो सबसे पहला है वो मेंसुरेशन है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज है, फिर ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज को ही क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेज बोलते हैं बेटा। एंड वो 13 दिनों से लॉन्ग करता है, मतलब डे 14 से लेके डे 27-28 तक रहता है, तो मतलब ऑलमोस्ट 13 दिन का वो टाइम होता है ना? तो इसका आंसर सी रहेगा। ओके, चलिए, ठीक है, चलिए। ये तो डायग्राम ऑलरेडी अपन देख चुके थे बेटा, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है। और वो किस चीज़ का डायग्राम है? वो ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है। अगर आप जाएंगे पेज नंबर 52 पे, तो 52 पे आपको सेम डायग्राम मिलेगा और पूछा गया है ये डायग्राम किसका है, तो आपको पता है ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है और ये यूट्राइन वॉल पे चिपक जाता है। वेरी क्लियर, ठीक है, चलिए। तो बहुत ईजी है बेटा ये भी। इसके बाद कोई MCQ बचा क्या रे बाबा लोग? अच्छा बेटा, मैंने आपको अभी अभी ना, देखिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? ठीक है, तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है बेटा, इसके बाद LH सर्ज भी होता है, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल भी होता है, लेकिन डिक्रीज इन ईस्ट्रेडियल, मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज नहीं होता है। मैंने आपको बताया था बेटा ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका जो LH होता है वो तो बढ़ता ही है, LH भी बढ़ता है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो जो FSH है वो भी बढ़ता है, एंड इसके बाद ईस्ट्रोजन भी बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 पे अगर आप जाएंगे बेटा तो आपको ये जरूर मिल जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए।
बहुत इजी चैप्टर है बेटा, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता है अपने को। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा, कि अगर यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे वो इम्प्लांट हो जाए, तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन द यूट्रस साइड, तो वो फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, किसी और भी जगह हो सकता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि अगर आप पेज नंबर जाएंगे 47 पे, तो सबसे पहले जो होते हैं दे आर नथिंग बट वो होते हैं बेटा आपके स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया होता है बेटा 46। उसके बाद प्राइमरी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी का तो पता है क्या, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है बेटा। ठीक है, तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है। स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोगोनिया में होगा बेटा। तो स्पर्मेटोगोनिया आपको पता है किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड मैंने बताया था प्राइमरी टू सेकेंडरी 46 टू 23 हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होंगे 46 एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होंगे 23। तो स्पर्मेटोगोनिया में भी कितने थे, स्पर्मेटोगोनिया में भी डिप्लॉयड थे, मतलब वो 46 क्रोमोसोम थे बेटा डिप्लॉयड। और सिर्फ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो साइट्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं हैप्लॉइड, है ना। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 13 का क्या रहेगा बेटा, ए स्पर्मेटोगोनिया। ओके, चलिए इसके बाद कैपेसिटेशन बेटा, ये क्वेश्चन ना 2 बार आ चुका है। 2 बार क्या, बार बार आते रहता है। ये नीट 2017 में भी आ चुका है फिर से। और इसका करेक्ट आंसर बार बार बता चुका हूं कि कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म की सफाई। ठीक है, स्पर्म को और ज्यादा एक्टिव बनाया जाता है बेटा। एंड ये कहाँ पे होता है, ये होता है मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन रहेगा इसका आंसर। स्पर्म की साफ सफाई, स्पर्म को बहुत ज्यादा एक्टिव बनाया जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ताकि उसकी फर्टिलाइजिंग पावर और बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी बेटा कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है। हिस्टेरेक्टोमी मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल्स होती है एट द एज ऑफ 45, इनको बार बार यूट्रस में इन्फेक्शन होना एंड ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इस चक्कर में बहुत सारी फीमेल्स जो होती है वो अपने यूट्रस को ही निकाल देती है। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं बेटा हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, है ना। Okay, which of the following is not an important component for initiation of parturition in humans? ठीक है, तो इसमें से कौन सी एक चीज है जो पार्चुरेशन को इनिशिएट नहीं करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि ये बहुत सारी, जैसे ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैटरनल पिट्यूटरी में से ऑक्सीटोसिन निकलेगा तभी जाके तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ज्यादा जरूरी होते हैं बेटा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी वजाइनल ओरिफिस को थोड़ा सा रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ता है बेटा उस टाइम पे। लेकिन प्रोलैक्टिन जो है, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये आपको पता है ये पूरे 9 महीने चलते रहता है प्रोलैक्टिन। आप इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ इससे भी हार्मोनल जो चैप्टर था उससे, क्योंकि आपको मैंने बताया था बेटा जो प्रोलैक्टिन होता है ना, ये मिल्क प्रोडक्शन करता है। पार्चुरेशन के टाइम पे इसका कोई काम नहीं होता है। पूरे 8 से 9 महीने तक ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करते रहता है। पार्चुरेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन का एज सच कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। वेरी क्लियर है ना, इसलिए इसका आंसर रहेगा बेटा रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। चलिए, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव इन यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल। तो आपको पता है बेटा कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो यूरेथ्रा होता है, दिस पार्ट इज, ठीक है, दिस पार्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस के बाद ये वाला जो पार्ट होता है, जो यहाँ से पेनिस वाले पार्ट से निकलता है, दैट इज यूरेथ्रा। एंड एंड में क्या होता है, यूरिथरी मियाटस। ठीक है, इसमें इसका आंसर रहेगा बेटा यूरेथ्रा। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, एनीवन? आस्था कुलटे बता। The main function of mammalian corpus luteum.
फिर से आवाज नहीं आ रही लगता है इसको, आपको पता है बेटा इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। यस, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी अभी बताया था मैंने, ये हो गए ग्राफियन फॉलिकल, इसके लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन। इसके बाद इसमें से निकलेगा ओव्यूलेशन, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एलएच। एंड बाद में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मेरे ख्याल से तो अपन ने सारे एमसीक्यू देख लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज असेलुलर। ओके, तो एंट्रल फॉलिकल का मतलब क्या है बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल की ही बात कर रहा है। तो आपको पता है बेटा, स्ट्रोमा, जोना पेलुसिडा एंड ग्रैनुलोसा, ये थिका इंटरना, ग्रैनुलोसा एंड स्ट्रोमा, ये तीनों भी सेलुलर होती है बेटा। इकलौता एक जो है जोना पेलुसिडा, ये असेलुलर है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है द एंट्रल फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल इज आइडेंटिफाइड व्हेन फ्लूइड कैविटी एंट्रम इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं बेटा कि इसका आंसर क्या रहेगा? जोना पेलुसिडा। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर होती है ना, एक्चुअली बेसिकली वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जो सराउंड करती है ऊसाइट को। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए जोना पेलुसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज़ असेलुलर। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा आपके सामने। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज़ नॉट कंप्लीटेड अंटिल। तो आपको पता है कि मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए फीमेल्स ओवम को ज़रूरत होती है, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte को ज़रूरत होती है स्पर्म के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की, ताकि वो अपना सेकेंडरी मियोसिस 2 कंप्लीट कर पाए। तो ये कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। यूट्राइन इम्प्लांटेशन, बर्थ, प्यूबर्टी, ये इररिलेवेंट है बेटा। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब स्पर्म आएगा अंदर ओवम के, जब वो अपना न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को डालेगा, तब जाके ही मियोसिस 2 कंप्लीट हो सकता है। देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा आपके सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनहिबिन। तो आपको पता है कि ये जो इनहिबिन होता है, ये कहीं ना कहीं ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ ओवरी से बनता है बेटा। एंड ये क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। वैसे इनहिबिन बहुत सारी जगह से निकलता है, ठीक है। इवन मेल्स में भी ये एफएसएच को ही रोकने का काम करता है बेटा, कि अगर जब स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकने का ही काम कहीं ना कहीं करता है। सी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, लेकिन एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन बोल रहा है, लेकिन मेनली ये किस पे काम करता है बेटा? मेनली ये एफएसएच को ही रोकता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका बेटा आपके सामने। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, ठीक है बेटा। आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है, ये तो बात सही है। एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोरी सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैं आपको ऑलरेडी इसकी ट्रिक बचा चुका हूँ। एफएसएच किस पे काम करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स पे, मतलब 4S फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और वो क्या काम करते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एफएसएच, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये तो सही है। बी देखते हैं बेटा, बी फॉर बॉम्बे। एलएच ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम लीडिक सेल्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल्स पे काम करते हैं, वो एंड्रोजन को रिलीज करते हैं। एंड्रोजन मतलब कौन से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, ठीक है बेटा। फर्स्ट जो ऑप्शन है, एलएच एंड एफएसएच ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज या फिर आप इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल सकते हैं बेटा। और इसमें आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 पे देख लीजिए कि फॉलिकुलर फेज में एफएसएच एंड एलएच का लेवल इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन ए, ये गलत दे रहा है। देयरफॉर द आंसर बिकम्स ए फॉर आगरा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये नीट 2016 में पूछा जा चुका है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ़। देखिए क्या बोल रहा है,
ऑप्शन ए, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। बेटा ये जो जंक्शन है ये सर्विक्स का नहीं है, एक्चुअली ये फेलोपियन ट्यूब का होता है, इसलिए आंसर डी मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। डी इसका सही आंसर लग रहा है, डी फॉर दिल्ली। सी देखते हैं एक बार, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फेलोपियन ट्यूब। ये नहीं है बेटा, साइमल्टेनियसली स्पर्म एंड ओवम को एक तरफ आना पड़ेगा टुवर्ड्स एम्पुलरी इस्थमक रीजन एंड वहीं पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स डी, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, चेंजेस इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन pulse frequency in females is controlled by circulating level of। ठीक है, तो कौन से ऐसे हॉर्मोन्स है जिसके ब्लड में होने की वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम या ज़्यादा हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है बेटा। तो आपको पता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है बेटा, एंड अगर प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होने लगे तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो गया ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वेरी क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका बेटा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपको पता है बेटा इसका सिंप्लीफाइड आंसर है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन है बेटा कि जो ये सारे हार्मोन्स को बनाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक और बात है, प्लेसेंटा इज़ द ओनली ऑर्गन प्रोड्यूस्ड बाय 2 इंडिविजुअल, क्योंकि प्लेसेंटा का आधा हिस्सा मदर की बॉडी बनाती है एंड आधा हिस्सा फीटस की बॉडी बनाती है। वेरी क्लियर, ठीक है। और अगर आप पेज नंबर 53 पे भी चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा HCG, HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। पेज नंबर 53 पे सेकेंड पैराग्राफ पे दिया हुआ है बेटा। देयरफॉर द आंसर बिकम्स प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन भी 2016 नीट में आ चुका है बेटा, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका बेटा आपके सामने, देखिए क्या बोल रहा है, मैं कॉलम 1 की चीज़ों को कॉलम 2 के साथ मैच करना है अपने को। वेरी क्लियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, मॉन्स प्यूबिस पता है बेटा आपको कि ये फीमेल जेनेटर एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब ए का तो हो गया 3 बेटा, 3 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। एंट्रम जो सेकंड है, तो ये आपको पता है बेटा कि ये क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट होता है एंट्रम, ठीक है। एंट्रम फील्ड कैविटी। ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है, ट्रोफोएक्टोडर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन की चीज़ है। एंड जो नेबनकर्न होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है इन द स्पर्म, मिडल पार्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो एक ही दिखाई दे रहा है बेटा, बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि ए का थर्ड है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। बी का जो है एंट्रम वो होता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल का, ठीक है। इसके बाद जो सी है ट्रोफोएक्टोडर्म, वो एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन, मतलब सी का फर्स्ट होएगा। एंड सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया है कि ट्रोफोएक्टोडर्म। एंड नेबनकर्न जो होता है बेटा वो होता है स्पर्म में, ठीक है। तो डी का हो जाएगा सेकेंड। देयरफॉर द आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट एमसीक्यू अच्छा बेटा आपके सामने, व्हाट इज द करेक्ट पाथवे फॉर ट्रैवलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है बेटा। तो आपको पता है इसको मैंने एक सिंपल ट्रिक आपको दे रखी है, रीव। सबसे पहले आएगा बेटा रेटेटेस्टिस, उसके बाद इफरेंट डक्टलस, उसके बाद एपिडिडाइमिस एंड सबसे लास्ट में होता है बेटा वास डिफरेंस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रीव। एनसीईआरटी में भी अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पे आपको ये मिल जाएगा बेटा करेक्ट पाथवे, ठीक है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स ए फॉर आगरा। लास्ट एमसीक्यू आ चुका बेटा कैपेसिटेशन। तो आपको पता है कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म की सफाई। जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म जाता है तो उसकी साफ़ सफाई होती है और उसको मोटाइल बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। तो कैपेसिटेशन जो प्रोसेस होती है वो स्पर्म के ऊपर होती है। एंड कहाँ पे होती है, कौन सी लोकेशन होती है बेटा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होती है। तो इसका आंसर रहेगा सी फॉर चेन्नई। ओके बेटा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइमल्टेनियसली इसको शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए बेटा। थैंक यू सो मच। इसी तरह के वीडियो अपन और बनाते रहेंगे एंड नीट को
ज़रूर क्रैक करेंगे विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए बेटा।